सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी को कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अब ये कब कब देना पड़ेगा? उसकी सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में, हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में, और जब और तब देना पड़ेगा जब उसके इंडिपेंडेंस पे कुछ चेंज आएगा, कुछ इफेक्ट होगा। अब 149 सबसेक्शन 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शेड्यूल 4 से कंप्लाई करना पड़ेगा। शेड्यूल 4 क्या है? कोड ऑफ कंप्लायंस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेमुनरेशन के बारे में बताता है। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनरेशन किस फॉर्म में दे सकते हैं? फीस के फॉर्म में दे सकते हैं अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5। रीइंबर्समेंट दे सकते हैं उसको। प्रॉफिट रिलेटेड टू कमीशन दे सकते हैं। अब ये डाउट हो सकता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर उसको प्रॉफिट से कमीशन मिलेगा तो उसकी इंडिपेंडेंस तो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए मेंबर्स को अप्रूवल देना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेमुनरेशन स्टॉक ऑप्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती है। और अगर कंपनी के पास कम प्रॉफिट या कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेमुनरेशन सिर्फ रेमुनरेशन रिसीव कर सकता है, बट वो फीस रिसीव नहीं कर सकता है अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 एज पर शेड्यूल 5। 149 सबसेक्शन 10 एंड सबसेक्शन 11 ये इंडिपेंडेंस डायरेक्टर के टर्म के ऊपर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल तक के लिए अपॉइंट हो सकता है और उसके अपॉइंटमेंट के लिए वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अगर वापस रीअपॉइंटमेंट कराना है सेकेंड टर्म के लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा और बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम कंटिन्यूस 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है? 3 साल का है कूलिंग पीरियड। सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लाइबिलिटी के ऊपर बताता है कि अगर कंपनी से कुछ भी ओमिशन या कमीशन होता है, कुछ भी गलती होती कंपनी से, जिसके बारे में इसमें इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नॉलेज में हो, या वो बोर्ड प्रोसेस के थ्रू फॉलो हुआ हो, और या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कंसेंट में लिए हो, या उनको पता चलने के बाद भी उन्होंने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया हो, तो उन पर भी लाइबिलिटी आ सकती है। अब 149 सबसेक्शन 13 के बारे में ये बोलता है कि 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 जो कि रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे ऑलरेडी 149 सबसेक्शन 10 और 11 बताते हैं उनके रीअपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट के बारे में। सेक्शन 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको अभी स्किप कर रहा हूँ। सेक्शन 151 पे आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये सेक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लगता है, और एक लिस्टेड कंपनी पे भी मैंडेटरी नहीं है कि उनको स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को रखना ही रखना है। स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर्स जिनके पास 20,000 तक की फेस वैल्यू के शेयर्स होते हैं, उससे एक्सीडिंग नहीं होने चाहिए। अब प्रोसेस क्या है स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का? या तो कंपनी सुओ मोटो खुद से भी कर सकती है, या तो शेयर होल्डर्स नोटिस देते कंपनी को। अब शेयर होल्डर्स जो नोटिस देते कंपनी को, उसका प्रोसेस क्या है? शेयर होल्डर कंपनी को नोटिस देंगे 14 दिन पहले मीटिंग के। तो कितने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए? एक शेयर होल्डर के बोलने से तो कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर लेगी, तो उसके लिए लॉ में लिमिट है, या तो 1000 शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर, विच एवर इज लोअर। उतने मिनिमम चाहिए नोटिस में कि उतने लोग चाहते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर का एक डायरेक्टर अपॉइंट हो। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा? फिक्स है 3 साल का, ना कम रहेगा ना ज़्यादा रहेगा। उस पर डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट का सेक्शन नहीं लगता, जो कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 है। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड कितना होता है? 3 साल का होता है। और स्मॉल शेयर होल्डर मैक्सिमम 2 कंपनी पे एट अ टाइम रह सकता है, और वो दोनों कंपनी सेम बिजनेस में नहीं होना चाहिए। स्मॉल शेयर होल्डर एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ में स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर बने। ज़रूरी नहीं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी कंपनी का शेयर होल्डर हो। स्मॉल शेयर होल्डर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत ही ग्रे एरिया है, इंस्टीट्यूट ने भी इस एरिया को स्किप करके चला है। जब कंपनी को नोटिस मिलती है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन में है कि उसको अपॉइंट करना है कि नहीं करना है। जो स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को नोटिस देंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसमें क्या क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स के नाम रहेंगे, उनके एड्रेस रहेंगे, उनके पास कितने कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, उनके फोलियो नंबर रहेंगे शेयर्स के,
वो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, और एक अलग से स्टेटमेंट रहेगा जिसमें जिसको वो इलेक्ट करना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को, उसका दिन रहेगा, वो नॉट डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 164 जो कि अनसाउंड माइंड के बारे में है, और उसकी कंसेंट होनी चाहिए कि वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर एक्ट करना चाहता है। अब सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 152 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन होगा। या तो वो एओए में मेंशन हो जाना चाहिए कंपनी के, अगर एओ में स्पेसिफाइड नहीं है तो कंपनी का जो सबसे पहला एमओए को सब्सक्राइब करेगा, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइब करेंगे वो कंपनी के पहले डायरेक्टर हो जाएंगे, और 1% कंपनी में इंडिविजुअल मेंबर है तो वही डीम्ड डायरेक्टर हो जाएगा कंपनी का। अब 152 सबसेक्शन 2 ये क्या बताता है कि अब जनरली डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट होंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के थ्रू, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। और फर्स्ट डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा, फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। 152 सबसेक्शन 3 कोई भी डायरेक्टर को बनना है, कोई भी इंडिविजुअल को डायरेक्टर बनना है तो उसके पास डिन होना ज़रूरी है। डिन क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जैसे इंडिविजुअल्स के आधार कार्ड रहते हैं वैसे ही डायरेक्टर्स के यूनिक नंबर रहते हैं, जिससे कंपनी एमसी के पास लिस्ट रहती है पूरी। क्या माइनर एक डायरेक्टर बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट नहीं होता। अब 152 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 रिक्वायरमेंट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। उनको डायरेक्टर को अपना डिन फर्निश करना पड़ता है और डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने से। ये डिस्क्वालिफिकेशन का कौन बताता है, ये सेक्शन 164 बताता है डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अब डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट देंगे कंपनी को फॉर्म DIR 2 में कि वो एज अ डायरेक्टर एक्ट करना चाहते हैं। कंपनी एक ROC को फॉर्म भरेगी, कौन सा, DIR 12। जैसे ही उसको DIR 2 मिलेगा उसके विदिन 30 डेज़ कंपनी DIR 12 फिलअप करेगी, ROC को देगी। ये DIR 12 क्या है, ये चेंजेस है डायरेक्टर्स की लिस्ट में। तो जब भी कोई नया डायरेक्टर अपनी कंसेंट देगा अपॉइंटमेंट के लिए तो कंपनी विदिन 30 डेज़ ROC को फाइल कर देगी कि कोई हमारे डायरेक्टर्स में चेंज हुआ है, डायरेक्टर बोर्ड में चेंज हुआ है। अब कंपनी जो डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहती है उसके बारे में कंपनी जो नोटिस देती है शेयर होल्डर्स को, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देगी उसके साथ, और उसमें रहेगा कि डायरेक्टर्स के बारे में पूरी क्वालिफिकेशंस रहेगी डायरेक्टर्स के बारे में। अब सेक्शन 1 डायरेक्टर्स के बारे में। अब सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 ये रिटायरमेंट के बारे में बताता है, और सबसेक्शन 7 वापस रीअपॉइंटमेंट के बारे में बनाता है। 152 सबसेक्शन 6 और 7 प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है। तो फिर 152 सबसेक्शन 6 ये बोलता है कि कंपनी के बोर्ड में जितने भी डायरेक्टर हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफाइड नंबर डायरेक्टर को हर साल रिटायर होना ही पड़ेगा, हर साल बोर्ड से उनको निकलना ही पड़ेगा। भले ही वो बाद में रिअपॉइंट होंगे नहीं होंगे वो शेयर होल्डर्स के ऊपर है, लेकिन सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग उनको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन सबसेक्शन 6 में सारे डायरेक्टर्स को रिटायर नहीं होना पड़ेगा, इसमें कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं। तो भी इसकी लिमिट कैसे निकलती है, कितने डायरेक्टर्स को रिटायर होना चाहिए। तो बोर्ड पे जितने भी डायरेक्टर हैं एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, ये रोटेशन का लॉ की कैलकुलेशन पूरी उन्हीं पे होगी। अब नॉन रोटेशन मतलब कुछ डायरेक्टर्स हैं उनको रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है, वो कितने होंगे, मैक्सिमम जितने भी बोर्ड है मैक्सिमम 1/3 होंगे। अगर बोर्ड में टोटल 14 डायरेक्टर हो रहे हैं तो उसका 1/3 कितना होता है, 4.66, लेकिन ये मैक्सिमम 1/3 बोले तो इसको अपर साइड राउंड ऑफ नहीं कर सकते, इसको लोअर साइड ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि 4 डायरेक्टर पे नॉन रोटेशन का लॉ एप्लीकेबल होगा। अब बाकी के बचे 2/3 ऑफ द डायरेक्टर, अब उन पे रोटेशन का लॉ एप्लीकेबल होगा। ये सारे के सारे इस साल हटेंगे नहीं, इन पे बस लॉ एप्लीकेबल होगा। अब इसमें जो हैं जितने बचे हुए 2/3 है, अब उन पे भी 1/3 को बाहर जाना पड़ेगा और 2/3 सेफ होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 1/3 और 2/3 है ये मैथमेटिकल राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम या एटलीस्ट की लिमिट नहीं दी हुई है। तो जो 1/3 जाएंगे बाहर बोर्ड से वो किस बेसिस में जाएंगे, ये फीफो बेसिस में जाएंगे, यानी जो डायरेक्टर पहले अपॉइंट हुए थे अब वो डायरेक्टर बाहर जाएंगे। और अगर 2 डायरेक्टर जिनको अभी बाहर जाने का आ रहा है अगर वो सेम डेट पे ही अपॉइंट हुए तो या तो वो म्यूचुअल डिसीजन के बेसिस में बाहर चले जाएंगे या फिर लॉटरी के सिस्टम पे बाहर जाएंगे। और ये रोटेशन हर साल होगा, कंपनी लॉ में हर साल होगा ये कंपनीज़ में, हर कंपनीज़ में।
जो डायरेक्टर एजीएम पे अपॉइंट होते हैं वही डायरेक्टर इस पे रिटायर हो सकते हैं। तो ये रोटेशन का लॉ कब से चालू होगा? जब कंपनी की फर्स्ट एजीएम होगी तब से नहीं, जब सेकंड एजीएम होगी, सब्सिक्वेंट एजीएम से चालू होगी तब से ये रोटेशन का लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर एजीएम हेल्ड नहीं होती है तो रोटेशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस, जो रिटायर होने वाले हैं फीफो बेसिस में डायरेक्टर, वो ऑफिस 30 सितंबर तक होल्ड करेंगे। तो टोटल डायरेक्टर्स की लिमिट में मैनेजिंग डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन भी आते हैं और वो भी रिटायर हो सकते हैं, रोटेशन में आ सकते हैं या नॉन रोटेशन में, ये उनके टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की काउंटिंग में तो आएंगे, लेकिन वो रोटेशन उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो नॉन रोटेशन वाली कैटेगरी में रहेंगे। अब 152 सबसेक्शन 7 में, अब ऊपर तो 152 सबसेक्शन 6 में डायरेक्टर्स तो रोटेट हो गए, तो अब जगह बनी है, वैकेंसी बनी है। तो 152 सबसेक्शन 7 बताता है कि उस वैकेंसी पे क्या करना है, या तो वापस वही डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, या तो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, या तो वो जगह खाली ही छोड़ देनी है। तो ये तीन चीज़ उनको एक्सप्रेसली रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर एजीएम एडजर्न हो जाती है और रेजोल्यूशन पास नहीं होता कि कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, और वापस एडजर्न एजीएम में भी डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो पाते हैं, तो ये डीम्ड एज्यूम किया जाएगा कि रिटायरिंग डायरेक्टर ही वापस रीअपॉइंट हो रहे हैं। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये डीम्ड हो जाएगा कि रिटायरिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। पहला क्या है कि रिजोल्यूशन उन्होंने पुट किया कि ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है वापस रिटायरिंग डायरेक्टर को, लेकिन उनको वोट्स नहीं मिले। सेकंड पॉइंट, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि अब हमें वापस रीअपॉइंट नहीं होना है। या तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गए सेक्शन 164 में, या तो लॉ बोलता है स्पेसिफिकली कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन से आपको अपॉइंट करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को, या तो सेक्शन 162 एप्लीकेबल हो गया। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट कंपनीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होते जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की होल्डिंग 51% या उससे ज़्यादा है, या उनकी होल्डिंग ऑन सब्सिडरी पे ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगा।